साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एलर्जिक बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। मैं डॉक्टर महेश गोयल हूँ, जो सीकेएस हॉस्पिटल में डायरेक्टर और एलर्जी विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आम जनता में ये क्वेरी रहती है, ये एक जिज्ञासा रहती है कि एलर्जिक बीमारियाँ क्यों होती हैं और एलर्जिक बीमारियाँ कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो एलर्जिक बीमारियाँ होती हैं। एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति में, जो आपके वातावरण में सामान्य जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अधिकतर लोगों को परेशान नहीं करती, लेकिन कुछ विशेष लोगों को परेशान करना शुरू कर देती हैं, उनको हम एलर्जिक बीमारी कहते हैं। जैसे किसी को अगर डस्ट से, अधिकतर व्यक्तियों को डस्ट कोई परेशान नहीं करती, धूल मिट्टी परेशान नहीं करती, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर धूल मिट्टी से कोई परेशानी होती है, जैसे छींके आना, नाक में आँख से पानी बहना, श्वास की तकलीफ रहना, इस तरह के अगर कोई लक्षण होते हैं तो ये एक उदाहरण है एलर्जिक बीमारी का, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस अपन बोलते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की एलर्जिक बीमारियां होती हैं। मुख्य एलर्जिक बीमारियों में सबसे पहले जो मैं बोलूँगा तो मेडिकल टर्म के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस होती है, दूसरा ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा क्रोनिक आर्टिकेरिया। अब एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों की अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख 5 लक्षण, जिसके अंदर छींके आना, सबसे पहले छींके आना। जब भी व्यक्ति किसी एलर्जन के संपर्क में आता है तो उसको अचानक छींके आना शुरू होंगी, 1, 2, 3, कई बार 50-50, 100 छींके आती हैं। नाक एकदम लाल हो जाएगा, नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों में खुजली चलेगी, आंखें में पानी बहना शुरू हो जाएगा। ये एलर्जिक राइनाइटिस का लक्षण होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस अधिकतर 30 से 40% पेशेंट में ऐसे होते हैं जिनका एलर्जिक राइनाइटिस साथ में ब्रोंकियल अस्थमा या दमा की शिकायत भी होती है। दमा की शिकायत के अगर मुख्य लक्षण अपन बात करें तो सबसे पहले सांस में, छाती में जकड़न होती है। पेशेंट को, रोगी को ऐसा लगता है कि वो खुल करके सांस नहीं ले पा रहा है। छाती के अंदर सांस जब लेते हैं तो एक सीटी की आवाज़, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं वीजिंग साउंड होती है, वो आना शुरू होती है। खांसी आना, लगातार खांस आना, दम का फूलना, ये अस्थमा के शिकायत होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा 25 से 30% या 25 से 40% पेशेंट में एक साथ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में खाली अस्थमा मिलता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर खाली एलर्जिक राइनाइटिस मिलती है। ये बीमारियां आनुवंशिक बीमारी होती हैं, मतलब कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो आपके पैतृक, आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, बुआ मौसी, किसी की ये बीमारी रही है और उसके बाद में उनके जीन्स आपके शरीर में, बच्चों के शरीर में आते हैं और जिसके वजह से ये बीमारी होती है। कई बार जैसे रोगी से पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी और को ये तकलीफ तो नहीं है, तो एक बार वो जल्दी से मना कर देते हैं, नहीं सर किसी के नहीं है। लेकिन अगर गहराई से अपन पूछते हैं या पर सोचते हैं तो हाँ कहते हैं सर वो मेरी बुआ के है या मेरी मौसी के है। ऐसा भी होता है कि कई बार एक पीढ़ी पूरी बीमारी रहित रहती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी में जैसे एक दादाजी की है, पिताजी के नहीं है, लेकिन फिर बच्चे के एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा के लक्षण, ऐसा भी कई बार पाया जाता है। अगर माँ बाप में किसी के एक के एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा या एलर्जी की बीमारी है तो बच्चे के 25% संभावना रहती है कि उसके भी एलर्जिक बीमारी रहेगी। अगर दोनों माँ और बाप दोनों के रहती है तो कम से कम 50% संभावना ये रहती है कि आने वाले बच्चों में भी एलर्जिक बीमारी रहेगी। एक बड़ी कॉमन जो स्किन एलर्जी की मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर आर्टिकेरिया, क्रोनिक आर्टिकेरिया और एक्यूट आर्टिकेरिया एक एलर्जिक बीमारी है जो काफ़ी परेशान करने वाली होती है। इसमें आप देखेंगे खुजली होती है, दाफड़ जिसको बोलते हैं, पिस्ती भी बोलते हैं, कुछ लोग दाफड़ भी बोलते हैं, वो पूरे शरीर पे मोटे मोटे चकत्ते हो जाते हैं, वो एक बीमारी है। ये भी एक एलर्जिक बीमारी का एक उदाहरण है। अब सवाल ये थे कि एलर्जिक बीमारियों का कैसे डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पता चले कि कैसे कंफर्म करें कि ये एलर्जिक बीमारी है या नॉन एलर्जिक बीमारी है। उसके लिए आपको निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। आप जो एलर्जी के डॉक्टर हैं उसके पास आप जाएंगे तो आपके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आनुवंशिक होती है, रोगी को परिवार में इसी तरह की बीमारी का होना पाया जाता है। एक बिल्कुल टिपिकल क्लासिकल एक हिस्ट्री होती है कि हाँ सब, मैं जैसे पेशेंट आके गए जब भी धूल मिट्टी के संपर्क में जाता हूँ तो मेरे तकलीफ हो जाती है, या परागकण के संपर्क में आता हूँ। जैसे कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो साल के पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे जब फसल आती है, फूल आती हैं, जब उसके संपर्क में पेशेंट आता है तो उसको इसी तरह के छींक, श्वास की तकलीफ, नाक कान में पानी वगैरह एलर्जिक राइनाइटिस के ये लक्षण होते हैं। तो ये एक एलर्जिक राइनाइटिस का है।
कई बार रोगी कहते हैं कि मैं दिन भर बिल्कुल ठीक रहता हूँ, लेकिन रात पे जैसे बिस्तर पे जाता हूँ, सोता हूँ, तो उस वक्त या कमरे के अंदर जाता हूँ तो मेरे ये लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो वो डस्ट माइट, बेसिकली डस्ट के अंदर एक कीटाणु होता है जिसको डस्ट माइट बोलते हैं। तो जब अपन बिस्तर में इंडोर एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हर घरों में डस्ट माइट काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो डस्ट माइट की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो कुछ मरीज के लक्षण और उसकी डिटेल के अंदर हिस्ट्री उसकी ली जाती है, तो काफ़ी कुछ ये समझ में आ जाता है कि ये एलर्जिक बीमारी है। लेकिन फिर भी हमें उपचार शुरू करने से पहले एलर्जिक बीमारी का एक लैब टेस्ट करवाना जरूरी होता है, जिसकी वजह से कि पता चले कि हाँ ये एलर्जिक बीमारी है और किसके। एक सामान्य टेस्ट जो होता है जिसमें सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, उसमें इओसिनोफिल काउंट देखते हैं। तो अधिकतर एलर्जिक बीमारियों में इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ मिलता है। नॉर्मल 2 से 6% होता है, लेकिन एलर्जिक बीमारी में 8%, 10%, 12% तक की कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है सीरम आईजीई टेस्ट। हालांकि सीरम आईजी टेस्ट काफ़ी सारी नॉन एलर्जिक बीमारियों में भी बढ़ता है, लेकिन फिर भी एक ये मार्कर एक अच्छा मार्कर है जिससे कि अपन मोटा मोटी ये देख सकते हैं कि पेशेंट को एलर्जिक बीमारी है या नहीं। अगर आपका सीरम आईजी टेस्ट बढ़ा हुआ है, सामान्य तक 150, 0 से 150 तक होता है, लेकिन अगर 400-500 तक ये है तो ये एक ठीक मार्कर है जिससे अपन ये मालूम कर सकते हैं कि ये एक एलर्जिक बीमारी है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है वो है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट काफ़ी सारे लोगों के पेशेंट्स की ये जिज्ञासा होती है कि सर एलर्जी टेस्ट किस तरह से करते हैं। मित्रों, एलर्जी टेस्ट 3 तरह से किया जाता है। एक टेस्ट होता है ब्लड से, जिसको इन विट्रो एलर्जी टेस्ट बोलते हैं या रास्ट बोलते हैं, काफ़ी सारे इसके नाम, फाड़िया डोप वगैरह काफ़ी नाम है। इसमें आपके खून का सैंपल लेकर के उससे ही विभिन्न प्रकार की चीज़ों से एलर्जी टेस्ट किया जाता है। एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसके अंदर स्किन के ऊपर आपके प्रिक करके और उसमें दवा एलर्जेंस होते हैं उसकी ड्रॉप लगा करके वो एलर्जी टेस्ट करते हैं। और तीसरा होता है एक पैच टेस्ट, जो आपके कंधे के ऊपर, पीछे पीठ के ऊपर एक पैच लगा करके जिसमें एलर्जेंस लगे हुए होते हैं, वो पैच लगा करके देखते हैं, वो उसके ये करते हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी हिस्ट्री ली और डॉक्टर के समझ के अनुसार उसका कौन सा टेस्ट करना है, प्रिक टेस्ट करना है, पैच टेस्ट करना है या इन विट्रो टेस्ट करना है, सीरम आईजी करना है, इन सब चीज़ों के होने के बाद में जब ये कंफर्म हो जाता है कि आप वो रोगी को एलर्जी टेस्ट है, तो फिर सवाल आता है कि इस एलर्जी टेस्ट का क्या तो उपचार हो सकता है और क्या इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, एलर्जी से क्या बच सकते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा बचाव की। एलर्जी का बचाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एलर्जी का अगर बचाव नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बचाव करने से ही आप 70% इस रोग के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, लेकिन उस मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता काफ़ी कम रह जाती है अगर आप प्रॉपरली इस बीमारी को बारे में आपको समझ है और इस बीमारी का आप बचाव कर सकते हैं। अब सबसे पहले बचाव के अंदर आता है एलर्जन अवॉइडेंस। एलर्जन उस चीज़ को कहते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है। जैसे डस्ट एलर्जी है तो डस्ट एलर्जन है, पोलन एलर्जी है तो पोलन एलर्जन है, किसी को खाने से एलर्जी है तो वो पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ सॉरी वो एलर्जी है। अब बात करता हूँ डस्ट एलर्जी से। डस्ट एलर्जी काफ़ी बड़ी संख्या में रोगियों को डस्ट एलर्जी पाई जाती है। तो डस्ट एलर्जी के लिए 3-4 सामान्य चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि आप एक तो डायरेक्ट जो अपना घर के अंदर जो सामान्य धूल मिट्टी होती है ना, वो ना होकर के जो जमी हुई डस्ट है ना, स्टेगनेटेड डस्ट है, जैसे आपके पर्दे में डस्ट है, आपके सोफ़ा सेट में डस्ट है, आपके कारपेट के अंदर डस्ट है, किताबों में डस्ट है, रसोई में डस्ट जमी हुई है, वो डस्ट है, वो जो खतरनाक डस्ट होती है जिसके अंदर की डस्ट माइट पाई जाती है। तो उस डस्ट से आप बचें। दूसरा, जिस भी रोगी को डस्ट एलर्जी है वो कम से कम इस प्रकार की डस्ट की साफ़ सफाई का काम नहीं करें। वैक्यूम क्लीनिंग, हालांकि अपने गांव के परिवेश में ये मुश्किल काम है, लेकिन शहरों में आजकल काफ़ी सारे फैमिलीज वैक्यूम क्लीनिंग का काम में, क्लीनर को काम में लेते हैं। तो वैक्यूम क्लीनिंग से जो डस्ट की सफाई होती है उससे इस चीज़ से बचा जा सकता है। अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनिंग नहीं है तो आप गीली सफाई करें। सूखी सफाई में जैसे आप ऐसे डस्ट को उड़ाते हैं कपड़े से, वो डस्ट उड़ करके उल्टा श्वास के साथ आपके अंदर जाती है, वो और बीमारी पैदा करती है। उसके बजाय आप गीला कपड़ा लेकर के गीले पोंछे से उसको साफ करें और उस कपड़े को वापस पानी के अंदर निचोड़ें, तो डस्ट फैलती नहीं, उड़ती नहीं है। इसी प्रकार पोलन एलर्जी की बात करें, परागकण की एलर्जी। परागकण के लिए क्या होता है कि आप अपना जब एलर्जी टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन से परागकण से एलर्जी है। और कुछ परागकण ऐसे होते हैं कि जो साल भर रहते हैं और कुछ अधिकतर परागकण ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर मंथ के आते हैं। मैं अगर जयपुर की बात करूं तो होलप्टीलिया एक ऐसा परागकण है जिसमें कि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा एलर्जी पाई जाती है। इस परागकण का हिंदी में नाम छिलिल भी बोलते हैं और एक कॉमन नाम बंदर की रोटी या बंदर की बाटी बोलते हैं। जयपुर में, राजस्थान में काफ़ी होती है।
तो ये फरवरी, मिड फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2.5 महीने रहता है। तो उस पर्टिकुलर आपको अगर रोगी को ये पता है कि मेरे को ये इस पौधे से एलर्जी है, इस परागकण से एलर्जी है, तो वो खुद समझ जाएगा कि जहाँ पे ये पौधा है उसके पास नहीं जाए, ये बड़ा पेड़ होता है उसके पास नहीं जाए। उस पर्टिकुलर टाइम में अपनी प्रोफिलेक्टिकली मेडिसिन जिससे बचाव किया जा सकता है वो शुरू कर दें। कपड़े का मास्क या जो भी पहन, नाक के ऊपर मास्क पहन के रखें। तो एक तो सबसे पहले परागकण एलर्जी के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपको किस परागकण से एलर्जी है, और फिर उस परागकण का कौन से समय पूरे साल भर में किस समय पाया जाता है, और उससे ये कर दें। दूसरा, आप परागकण, जिन लोगों को परागकण एलर्जी होती है उनको क्यों परागकण अधिकतर आउटडोर एनवायरनमेंट में ज़्यादा पाया जाता है, बाग बगीचे, खेत खलियान, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो परागकण एलर्जी वाले पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट में कम से कम समय रहें, इंडोर एनवायरनमेंट में एयर कंडीशन घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद करके ज़्यादा रहें, जिससे बाहर के परागकण अंदर नहीं आ सकें। किसी को जैसे मान लो दवाई से एलर्जी है तो एलर्जी टेस्ट करा करके अपने को पता चल सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर दवा से एलर्जी है, उस दवा को खाने से परहेज बचें। डॉक्टर को आप बताएं जा करके कि मेरे को इस दवा से एलर्जी है, तो इस दवा के बजाय आप इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट दें। फूड एलर्जी हालांकि बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, बड़ों के अंदर फूड एलर्जी कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को फूड एलर्जी है तो एलर्जी टेस्ट से ये पता करके कि इस पर्टिकुलर फलाना फूड से आपको, खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, उससे आपको बचना चाहिए। तो ये एक जनरल आपको बचाव का तरीका है। अगर आप बचाव प्रॉपर तरीके से करेंगे तो दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जनरल कंसेप्ट बताता हूँ। हालांकि वो तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि कौन सी दवाई लेनी होती है और कौन सी दवाई है। एलर्जी का ट्रीटमेंट एक तो अधिकतर उस लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे बुखार की दवाई है 5 दिन ली, एंटीबायोटिक ले ली, बुखार की पैरासीटामोल ले ली, ऐसे नहीं होता। एक बार एलर्जी की दवाई स्टार्ट करते हैं तो कुछ लंबे समय तक चलती है और डॉक्टर, चिकित्सक अपने हिसाब से उन दवाइयों को धीरे धीरे कम करता है। रोगी को डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना चाहिए, ना कि 5 दिन दवा लेकर बंद कर दी या 7 दिन दवाई बंद करके। अगर आपको अस्थमा की बीमारी है, आपके किसी परिचित को, परिवार में बच्चे को, खुद को, तो उसके लिए इनहेलेशन थेरेपी, जो सांस के द्वारा खींची, मुंह के द्वारा खींची जाती है, उन दवाइयों को प्राथमिकता दें। गोली, इंजेक्शन, पीने की दवाइयाँ, इनको प्राथमिकता ना दें। कारण क्या है कि इनहेलेशन द्वारा ली गई दवाइयाँ सीधी फेफड़ों में जाती हैं और जाकर के काम करती हैं। और एक सबसे अच्छी बात बताऊँ कि इनहेलेशन वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इसमें एक गोली के मुकाबला में 1/50 हिस्सा दवाई का होता है। तेज़ इसलिए काम करती हैं कि वो डायरेक्ट फेफड़े में जाती हैं। आप गोली खाएंगे तो पहले पेट में जाएगी, फिर वो खून में घुल करके उसका छोटा सा पोर्शन सांस फेफड़ों में जाएगा, और इनहेलेशन जो से दवा लेंगे वो डायरेक्ट आपके फेफड़े में जाएगा। तो एक अपने समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, आए दिन पेशेंट, अरे साहब एक बार इनहेलर स्टार्ट हो जाएगा तो ज़िंदगी भर की लत पड़ जाएगी और ये तो बहुत बड़ा तकलीफ हो जाएगा, ये तो स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा। आप सब लोग इस चीज़ से बचें। इनहेलेशन केवल एक लेने का, दवा लेने का तरीका मात्र है, जो कि दवा सीधी आपको, जैसे नाक में आपको कोई तकलीफ होती तो आई ड्रॉप डालते हैं, नाक में तकलीफ होती तो नेजल ड्रॉप, ईयर में तकलीफ होती तो ईयर ड्रॉप डालते हैं। इसी तरह ये मान के चलिए कि ये फेफड़े में डालने का एक ड्रॉप का तरीका है जो दवाई को सीधा फेफड़ों के अंदर पहुँचाता है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं मैंने आपको एलर्जी के बारे में बताई हैं, इसके बारे में आप समझें और आप अपने एलर्जी की जो चीज़ें, डायग्नोसिस डॉक्टर से मिलें, एलर्जी टेस्ट कराएं। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी पाई गई है उन चीज़ों से परहेज करें और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद।